नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 14 जिसका नाम है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। और भाग 1 में पढ़ेंगे ऊर्जा बैंड। बच्चों, फिजिक्स के पूरे कोर्स में ऑप्टिक्स के बाद में जो सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, और ज़्यादातर बच्चे इसको अवॉइड करते हैं। उसका कारण होता है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, लेकिन सबसे आसान है। क्यों है? क्योंकि हर लाइन दूसरे लाइन से जुड़ी हुई है। अगर हम एक लाइन को समझ लेते हैं तो दूसरी लाइन आपके समझ में आ जाती है। अब थ्योरेटिकल पार्ट है तो इसलिए कुछ बच्चे इसको बोरिंग फील कर जाते हैं, बाकी है बिल्कुल इंटरेस्टिंग, क्योंकि हर घटना एक घटना से जुड़ी हुई है। और जब भी हम कोई कहानी सुनते हैं तो हम उस कहानी को अगर शुरू से सुनते हैं ना तो लास्ट तक हमें सुनने में उसको पूरा मज़ा आता है। लेकिन अगर कहानी के बीच में घुसते हैं तो हमें वो समझ में नहीं आएगी। इसीलिए बच्चों, अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर देखें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मज़ा आने वाला है, इस बात की गारंटी है। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनर्जी बैंड की बात करेंगे। एनर्जी बैंड के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि इलेक्ट्रॉनिकी जो हमारी इस यूनिट का नाम है उसका अर्थ क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिकी का जो अर्थ होता है, परिभाषा पढ़ लेते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति को नियंत्रित करके विद्युत घटनाएं जैसे दोलन, परिवर्धन, डिस्करण आदि का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। देखिए, हमें पता है किसी भी परिपथ में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब एक ज़माना था जब जो टीवी की बात करें अगर, तो टीवी बड़े आकार के होते थे। फिर धीरे धीरे ज़माना चेंज होता गया और टीवी आ गया, आपके एलईडी आ गए। अब छोटे छोटे आपके लैपटॉप टाइप में है, आईफोन है, तो मतलब बिल्कुल आकार क्या हो गया, छोटा सा होता गया। पहले फिल्में देखना था तो हम हॉल में जाते थे या अपने घर पर टीवी पर देखते थे। आजकल आप घर पर बैठे बैठे किसी एक कोने में बैठकर फिर हम देख रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंजमेंट हुए। तो अब इन सब में क्या चेंज हुआ है? इन सब में जो चेंज हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल किया गया है, और उसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पीड को आप एक और फॉर्मेट से देख सकते हो कि एक टॉपिक जो फिजिक्स फर्स्ट में हमने पढ़ा था वो था I बराबर NEA/VD। देखिए, I क्या है? करंट। तो करंट डिपेंड कर रहा है किस पर? N पर। N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी आवेश वाहक। तो आवेश वाहकों की संख्या पर डिपेंड करती है करंट, कि जितनी संख्या ज़्यादा होगी उतना करंट ज़्यादा होता है। और करंट किसके प्रोपोर्शनल है? VD। ये ड्रिफ्ट है, DRIFT, ड्रिफ्ट यानी स्पीड। तो स्पीड कंट्रोल करके I को क्या किया जाएगा? कंट्रोल किया जाएगा। छोटी सी बात करें कि आपको पता है पुराने जो उपकरण हुआ करते थे 1990 से पहले चले जाओ तो वहाँ उनका आकार बड़ा होता था, और जब विद्युत खपत की बात आती थी, बिजली, तो वो भी ज़्यादा खर्च करते थे। ये आपको पता है। अब जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो आप देख रहे हैं कि उपकरणों पर स्टार लगे होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। 5 स्टार जितना होता है वो उतनी ही बिजली की खपत कम करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि उसकी स्पीड को कंट्रोल करके करंट की बात की जा रही है। तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जिस कंसेप्ट पर डिपेंड करती है वो है I बराबर NEA/VD। अब ये होगी इसकी परिभाषाएं, और कुछ डेफिनेशंस, कुछ घटनाएं हैं, दोलन है, परिवर्धन है, डिस्करण है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रकार की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कितने प्रकार की होती है। देखिए, 1990 से पहले की बात की तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स थी वो थी वॉल्व इलेक्ट्रॉनिकी में क्या होता था? धातु सतह से, जैसे आपने पढ़ा था कार्यफलन, ड्यूल नेचर वाले चैप्टर में, कार्यफलन कि धातु सतह पर हम क्या करते हैं? उचित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। फिर हमने पढ़ा कि उसमें 4 प्रकार की प्रक्रिया होती हैं जिससे आप इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकाल सकते हो। तो उसी प्रकार से आप करें कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाया जाता है। अब उत्सर्जन करवाने के बाद में इनको एक नलिका में डालते हैं, निर्वातित कैथोड किरण ट्यूब, वैक्यूम
कैथोड रे ट्यूब की ओर गमन करता है। यानी टीवी के अंदर आपने देखा है पीछे का भाग कुछ ऐसा होता है, पीछे का भाग कुछ ऐसा होता है और यहाँ एक चिप लगी होती है, उस चिप को कहते हैं VCRT, वैक्यूम कैथोड रे ट्यूब। ये युक्तियाँ उच्च वोल्टता पर कार्य करती हैं। पुराने जो उपकरण थे बड़े आकार के होते थे तो बिजली की खपत ज़्यादा होती थी, उनको वोल्टेज चाहिए थी हाई वोल्टेज, लाइफ टाइम उनका कम होता था क्योंकि उनमें बार बार क्या होते कुछ ना कुछ नुकसान होता रहता था, तो उनको बार बार सही करवाने के लिए हमें मिस्त्री के पास जाना पड़ता था। महंगी युक्तियाँ थी, भाव भी अच्छे थे उसके, इनका आकार भी क्या था, बड़ा था। शक्ति वे यानी बिजली की खपत वैसे ही ज़्यादा हो जाएगी, हाई वोल्टेज पे आ रहे हैं तो शक्ति वे क्या हो गया, अधिकतम होता है। अब बात करते हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की, जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें होल और इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं। दिमाग में फिट कर लीजिए, होल धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। और किसी भी अर्धचालक में धारा का प्रवाह होल और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है तथा उपकरण क्या होते हैं, कम विभव पर कार्य करते हैं। जो हमारी सिलिकॉन जर्मेनियम जो LED जो फिलहाल आई हुई ना, वो इसी कंसेप्ट पर कार्य कर रहे हैं, इसी इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। इनका जीवन काल लाइफ टाइम अधिक होती है तथा सस्ती युक्तियाँ हैं। इनका आकार बहुत छोटा होता है, इसमें शक्ति वे न्यूनतम होता है। भाई मोबाइल की बात करें, स्टार्टिंग में आए थे बहुत महंगे थे, लेकिन आज सबके हाथ में मोबाइल लगभग आ चुके हैं। क्वांटम इलेक्ट्रॉनिकी का सबसे हाई लेवल, जिसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें उच्च ऊर्जा लेवल की बात की जाती है, जैसे लेज़र का अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं, बस इतना इसका मैटर है। इलेक्ट्रॉनिक्स 3 प्रकार की हो गई, वॉल्व इलेक्ट्रॉनिकी, अर्धचालक जिसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और क्वांटम इलेक्ट्रॉनिकी। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है ऊर्जा बैंड। देखिए ऊर्जा बैंड को समझते हैं, जैसे KLMN, ये हमारे हो गए कोस नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उनके जो कोस होते हैं, उन कोस की हम बात कर रहे हैं। किसी भी एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 2n²। पता है आपको, अब 2n² तो इसका मतलब बात करें पहली कक्षा में पहले कोस में कितने इलेक्ट्रॉन भेजे जाएंगे, तो n की जगह हम कर देंगे 1 तो ये आ गए 2, n की जगह कर देंगे 2 तो ये हो जाएगा 8, n की जगह हम कर देंगे 3 तो ये हो जाएगा 18, और n की जगह हम कर देंगे 4 तो हो जाएगा 32। तो इसका मतलब पहले 2 फिर 8 फिर 18 फिर 32, तो ये होती है वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक कमरा है और व्यक्ति 2 है, उसके अंदर 2 व्यक्ति एक कमरे में रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर परिवार बढ़ गया, अब 8 है, तो अब 8 तो एक कमरे वाले में रह नहीं सकते, तो उनके लिए एरिया बढ़ाना पड़ेगा। ओके, फिर आगे 18, तो 18 के लिए भाई क्या करें, अब लो भाई करते हैं कुछ। अब पहले 4 ले लेते, अब लो 8 ले लेते, हो गया 8, तो ये देखो ये बढ़ गया। अब आ गए 2 हो गए, 8 हो गए, और ये आपके कितने हो गए, 18 हो गए क्या, 3 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18। ओके, अब कितने 32, ये लीजिए और चला जाएगा। ध्यान दे रहे हो आप, क्या समझ में आ रहा है, 2 से शुरू हुआ और ये देखो बढ़ते गए, सेल बढ़ते गए, कोस के आकार में वृद्धि होती गई। आए समझ में। तो ये जो लेवल्स हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना 1s2 2s2, तो ये क्या होते हैं, एक लेवल्स होते हैं एनर्जी के। तो इनकी एनर्जी लेवल, इनकी एनर्जी लेवल, इनकी एनर्जी लेवल, तो सबकी एनर्जी लेवल क्या होती है, डिफरेंट होती जाती है। अब इसमें आपको समझना क्या है, चलो और आपको बताते हैं इसमें। जैसे अब ये आ गया अपन, तो अपन कोई भी एक एरिया लेते हैं। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 4, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करते हैं ना, तो लास्ट में 2s और 2p, लास्ट में आता है 2s2 2p2, तो 2 और 2 यानी 4।
तो 4n का बैलेंस बनता है, 4n का बैलेंस बनता है। लेकिन चाहिए कितने? अष्टक को पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए? अष्टक को पूर्ण करने के लिए हमें चाहिए 8। अब ये 4n और 4n की आवश्यकता और है, तभी जाकर ये बैलेंस करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें 6n और 2n की, क्योंकि 2s2 तो फिक्स रहेगा, अब 2p 6 हो सकता है, तो 2 + 6 हो गया ना। तो अब यहाँ से आप लेवल की वृद्धि करें तो लेवल बढ़ेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनके लेवल्स क्या होते जाएंगे? वर्गीकृत होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे। यानी हमें चाहिए कितना था, हमारे पास है कितना, 4n चाहिए कितना, 8n। तो यहाँ से 8n क्या हो जाएगा? डिवाइडेशन में आ जाएगा, डिवाइडेशन में आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो और आगे आ जाएगा। डिवाइडेशन का मतलब ये है कि आगे जाकर इसे 2 भागों में आपको विभक्त करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 8n तो आपको चाहिए, 4n आपका ओरिजिनल था और 4n आपने उसमें मिलाया है, तो दोनों ऊर्जा स्तर क्या हो गए? विभक्त हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये होते हैं ठोस पदार्थों में ऊर्जा स्तर होते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके बीच के एनर्जी गैप आप देख सकते हो। 4n अवस्था है, 0 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इनकी वास्तु दूरी है। 8n अवस्था है यहाँ पर और 4n इलेक्ट्रॉन है। 8n के अंदर 4n इलेक्ट्रॉन आपके खुद के है और 4n आपको चाहिए उसके अंदर। क्यों? क्योंकि अष्टक आपको पूर्ण करना है। तो ये एक थ्योरी होती है जिसे हम ठोस पदार्थों में ऊर्जा स्तर, ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड की थ्योरी कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ऊर्जा बैंड होता क्या है। तो आपको बता दें कि साम्यावस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में पाए जाते हैं। बिल्कुल भाई, संयोजकता कहाँ से निकालते हो आप? हम संयोजकता निकालते हैं अंतिम कोष से। तो प्रत्येक कोष की एक ऊर्जा क्या होती है? निश्चित होती है। जब 2 परमाणुओं को समीप लाया जाता है, जैसे 1s मान लो, 2s 2p जो लास्ट में बचेंगे, तो ऊर्जा स्तर क्या होता है? परिवर्तित होकर फैल जाता है। जैसे 4n + 4n, 8n चाहिए, 4n खुद के 4n लाने पड़े, तो दोनों लेवल पास पास आ गए, तो वो क्या होगा? फैलेगा। और जो फैलेगा और जो बीच में जो गैप बनेगा वही क्या है उसका? वो उसका ऊर्जा बैंड कहते हैं। बिंदु हटा देंगे, ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठोस पदार्थों में ऊर्जा स्तरों में समीप होने पर बनने वाले ऊर्जा समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। भाई जैसे 1 लेवल एनर्जी का, 2 लेवल एनर्जी के, फिर बात करते हैं 1 और 2, फिर बात करते हैं 1 2 2 2, इनकी साइज बढ़ती जाएगी ऐसे। तो देखो पहले 1 है, फिर दोनों पास आ गए, फिर ये 1 है, फिर दोनों पास आ गए। तो ये क्या बनते जा रहे हैं? ये एक एनर्जी लेवल है। और जब इन एनर्जी लेवल को पास पास में रखा जा रहा है, तो पास पास में रखा जा रहा है, तो इनसे जो एक पूरा बैंड बनेगा, पूरा एनर्जी ग्रुप बनेगा, उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड 3 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छी बात है। पूरे टॉपिक को हमें समझना है तो हमें हर टॉपिक पर ध्यान देना होगा, मतलब पूरे चैप्टर के लिए हर टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी है। एक होता है संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड, वीबी। संयोजी बैंड अंतिम कक्षा, वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जहाँ से आप संयोजकता का निर्धारण करते हैं, संयोजी बैंड कहलाता है। ये उच्च ऊर्जा का बैंड होता है, अधिकतम ऊर्जा का बैंड होता है। ओके ताप पर आपको बताया गया अर्धचालक, ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर के अंदर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ओके परम शून्य ताप पर एक अर्धचालक हमेशा कुचालक होता है, लेकिन जैसे ताप अधिक होगा, थोड़ा सा भी नॉर्मल सामान्य कमरे का ताप, रूम टेम्परेचर उसको मिलता है, तो बन जाता है चालक। परम शून्य ताप पर संयोजी बैंड द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? फर्मी ऊर्जा कहलाती है। यह बैंड आंशिक रूप से, पार्शियली कह सकते हैं, या टोटल कंप्लीटली क्या होता है? भरा होता है। संयोजी बैंड में या तो कुछ अधूरे पड़े रहेंगे, 4 5 6, लेकिन होते ज़रूर है। अब हो सकता है वो पार्शियली है या कंप्लीट फिल है, वो एक अलग बात है। तो संयोजी बैंड कभी खाली नहीं रहेगा। यहाँ चालन बैंड, करंट बैंड की बात करते हैं। संयोजी बैंड के ऊपर स्थित बैंड को क्या कहते हैं? चालन बैंड कहते हैं। भाई जैसे ये आपका हो गया संयोजी बैंड, और उसके ऊपर जो बैंड होता है, ऊपर वाला बैंड, वो क्या होता है? सीबी, करंट बैंड होता है। ये निम्न ऊर्जा का रिक्त बैंड होता है। भाई रिक्त है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी तो धारा का प्रवाह आएगा।
ये बैंड रिक्त या आंशिक रूप से थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है। यह इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बशर्ते बीच में गैप कम हो, वो अपन आगे बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकार, वर्जित ऊर्जा अंतराल, डेल्टा ईजी, एनर्जी गैप। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में एक गैप रहता है कि मध्य जो अंतराल है उसे ही बच्चों क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। जैसे एनर्जी की बात की जाए, देखो ये तो हो गया आपने VB और ये हो गया CB, ये इसका मैक्सिमम लेवल है, ये इसका मिनिमम लेवल है, ये इसका मैक्सिमम लेवल है, ये इसका मिनिमम लेवल है। तो अब गैप की बात करें तो CB का तो मिनिमम लेवल और VB का मैक्सिमम लेवल, दोनों में डिफरेंस की बात करें, अंतर की बात करें, गैप की बात करें, गैप की बात करें, वही क्या है भाई, CB मिनिमम, VB मैक्सिमम बराबर क्या है, डेल्टा EG है, वर्जित ऊर्जा अंतराल है। अब ये बैंड क्या होता है, हमेशा रिक्त होता है, बीच की खाली जगह, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अधिक ताप देने पर वर्जित ऊर्जा अंतराल में अल्प रूप से क्या होती है, कमी होती है। बहुत अधिक ताप देने पर ही थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, बाकी वो कमी नगण्य ही होती है। अब हम करेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, और सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है चालकता के आधार पर। चालकता का मतलब क्या होता है, पहले आपको समझना होगा कि चालकता को हम लिखते हैं सिग्मा से, सिग्मा बराबर 1/ρ, क्योंकि एक समझ जाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिग्मा का मतलब करंट होना, रो का मतलब करंट नहीं होना। जिसमें करंट होता है वो सिग्मा, जिसमें करंट नहीं होता वो रो। दोनों एक दूसरे का उल्टा होते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? अब मुझे आप बताओ, जिसमें करंट है उसमें क्या नहीं है, उसमें रो नहीं है, उसमें कुचालकता नहीं है। जिसमें कुचालकता है जैसे सूखी लकड़ी, उसमें रो है लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, उसमें सिग्मा नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। अब ये तो हमें पता है कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अचालक, लेकिन हमें चालकता के आधार पर इसको समझाना है। तो इसके लिए आपको एक कोड याद करना होगा, और वो कोड क्या है, वो कोड है 28 56 11 19। 28 चालक, ओके, 11 19 कुचालक, और ये बीच में आ गया तो ये आपके हो गया अर्धचालक। अब कोड से फ़ायदा क्या होगा, कोड से आपको इनकी सिग्मा याद हो जाएगी। देखो नाम में लिखा हुआ है, अगर पहला टाइप बात करते हैं चालक, तो चालक में आपको पता ही है ज़्यादा क्या होगी, सिग्मा, क्या कम होगी, रो। अचालक की बात बाद में करेंगे, एक बार कुचालक ही कर लेते हैं। कुचालक में सिग्मा कम, रो ज़्यादा। तो कोड से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें 10 के पावर में इनकी वैल्यू याद करनी पड़ती है, ऐसे इनकी याद करनी होगी। तो हम इसको यूज में ले सकते हैं। जैसे चालक का कोड क्या है, 28 है, 28 है ना, तो आप क्या करेंगे, जो ज़्यादा है वो प्लस में कर देंगे। जैसे सिग्मा बढ़ रही है तो 28 कोड है, दोनों के 28 कर दो, कर दिया। अब प्लस कौन करें, माइनस कौन करें, तो जिसमें ज़्यादा क्या है भाई, इसमें ज़्यादा क्या है, इसमें सिग्मा ज़्यादा है तो ये प्लस के हो जाएंगे, और ये इसमें रो नहीं है तो रो कम है तो मतलब माइनस, तो -8। समझ गए। एक और, जैसे मान लीजिए अब बात करें कुचालक पदार्थ की, तो कुचालक पदार्थों में सिग्मा नहीं है तो वो माइनस हो जाएगी। कोड क्या है, कोड 11 19 है, 11 19, ये चलो सिग्मा कर ले लेते हैं, ये रो कर लो 11 19। अब कुचालक पदार्थ है तो चालकता नहीं है, चालकता नहीं है मतलब ये माइनस में आ गए और ये आ जाएंगे प्लस में। इस प्रकार से एक कोड आपको तैयार करना है और आगे आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। वह पदार्थ जिसमें चालकता क्या होती है, अधिकतम होती है। आपको बताया गया चालक पदार्थ है तो करंट तो होगा ना, तो चालकता क्या होगी, अधिकतम होगी। अब चालकता अधिकतम होगी तो प्रतिरोधकता लगभग क्या होगी, 0 होगी, या उसमें आप कह सकते हो प्रतिरोधकता होगी नहीं। ओके भाई, जहाँ करंट है वहाँ कुचालकता क्या करेगी, चालक पदार्थ क्या लाते हैं। कोड की बात की मैंने 28 कोड बताया था, 28 ये प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया। ये प्लस में क्यों आ गया, क्योंकि सिग्मा ज़्यादा होती है। ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि प्रतिरोधकता कम होती है।
मात्रा की बात करें, कुछ इसको सीमेन कहते हैं, कुछ इसको साइमेन कहते हैं, बट हमें तो लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, एस इंटू मीटर इनवर्स और ये ओम इंटू मीटर। ओके, ताप प्रसार गुणांक कैसा होता है? धनात्मक होता है, इसमें वर्दी पॉजिटिव होती है। कुचालक की बात करें तो कुचालक के अंदर वह पदार्थ जिसमें प्रतिरोधकता अधिक होगी और चालकता लगभग शून्य होगी, क्योंकि चालक पदार्थ का उल्टा होगा, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। बात करें सिग्मा माइनस में आएगी, बिल्कुल कोड क्या है 11-19 है, यहाँ प्लस प्लस, क्योंकि रो क्या होगी, रो यहाँ पर ज़्यादा है। ताप प्रसार गुणांक कैसा है? ऋणात्मक है, क्योंकि कुचालक पदार्थ है। अचालक पदार्थ जो हमारा इस चैप्टर का खास पार्ट है, वह पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता कुचालक से क्या होती है? कम होती है, लेकिन चालक से अधिक होती है। तथा उल्टा भी देखो साथ में है, चालकता की अगर बात की जाए, ये तो कुचालकता की बात है, चालकता की करंट में अगर कंपेरिजन किया जाए तो चालकता चालक से तो कम होगी करंट, लेकिन कुचालक से तो अधिक होगी, और ये क्या होते हैं? अचालक कहलाते हैं। इसलिए इनका कोड भी देखो थोड़ा रिवर्स है, ध्यान से देखना, कोड 56 है, इसलिए आपको ये यहाँ बताया गया है, दोनों का कोड भी क्या रहेगा? थोड़ा रिवर्स रहेगा। और सिग्मा हो गया, रो हो गया। ताप प्रसार गुणांक कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अचालक पदार्थों का ताप प्रसार गुणांक कैसा होता है? आप कहेंगे ऋणात्मक प्रसार होता है। ताप प्रसार गुणांक आप फिजिक्स फर्स्ट में पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप। पहला तो हो गया चालकता के आधार पर, दूसरा है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर अभी मैं आपको बताते हैं। आपने पढ़ा कि एक तो होता है वीबी, एक होता है सीबी, और बीच में गैप जो होता है ना उसको कहते हैं डेल्टा ईजी। तीन बातें आपने पढ़ी हैं। तो अब ये जो फिर से वही बात है कि तीन प्रकार के होंगे, चालक, कुचालक, अचालक। तो आपको तीनों के लिए चित्र बनाना है, लेकिन चित्र बनाते समय ध्यान रखना चालक के अंदर ये गैप बिल्कुल जीरो रखना है, कम रखना है। और जो आप कुचालक की बात करें तो कुचालक में गैप ज़्यादा कर देना, और दोनों का मीडियम गैप करना है अर्धचालक में, क्योंकि जब भी आप चित्र बनाओगे ना तो एग्जामिनर केवल वो गैप चेक करेगा कि आपने जैसे आपने अर्धचालक में गैप कर दिया ज़्यादा और कुचालक में गैप कर दिया कम, तो गलत हो गया। कुचालक में गैप ज़्यादा, उससे कम अचालक में, और सबसे कम लगभग जीरो वो किस में आएगा? चालक में। तो चित्र के अंदर गैप चेक करेंगे, क्योंकि इसका जो थ्योरेटिकल है वो तो आप आराम से लिख दोगे, उसमें तो आपके कोई समस्या नहीं आएगी। चलो बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, बड़ी सी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और एक बिल्डिंग ये है। यहाँ से एक व्यक्ति जंप कर रहा है और इस खिड़की के अंदर जाना चाहता है। मान लीजिए दोनों बिल्डिंग पास पास में है, तो वो आराम से चला जाएगा, ज़्यादा उसको एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। और मान लीजिए बिल्डिंग एक यहाँ और एक बहुत दूर है, तो उसे कितना भी दौड़ लगा कर आ जाए, न्यूटन का नियम लगाकर अपने आप को गतिशील बनाकर फिर आ जाए, तो भी संभव नहीं है। लेकिन मान लीजिए डिस्टेंस थोड़ी कम है, 1 मीटर के आसपास, मान लीजिए कि 1 मीटर से थोड़ा कम है, और हमें लग रहा है कि हम दौड़ कर अगर आएँ और जंप करें तो सामने जा सकते हैं। तो ऐसे ही तीन कंडीशन यहाँ है, एक में तो आराम से चले जाएंगे, एक में किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकते, और एक में थोड़ा सा हमें बल लगाना पड़ेगा और चले जाएंगे। समझ गए? तो इसी टाइप में यहाँ तीन चित्र अपने को बनाने हैं, और तीन चित्रों को आपको पूरा ध्यान से गैप ध्यान रखना है। जैसे ये वीबी वीबी वीबी, गैप की सारी बात है, एग्जामिनर केवल यहाँ पर गैप चेक करेगा, और गैप आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो चालक की बात करें कम कर देना बिल्कुल, सीबी। कुचालक की बात करें बड़ा बना देंगे, सीबी। और यहाँ बात करें तो अब इस गैप से ये कम कर देना, और इससे अधिक कर देना, बस ये खास बात है। ये गैप ज़्यादा करना है, इसके बाद में ये, और सबसे कम ये, लगभग ये तो हो जाएगा 0। और इसमें डेल्टा ईजी 3 EV से अधिक होना चाहिए, इसमें डेल्टा ईजी लगभग या तो छोटा या बराबर 3 EV होता है। बस ये खास बात है, और ये प्रश्न ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर एग्जाम में लगातार 2 बार आया हुआ है, तो इसलिए आप ये मान के चलिए बहुत ही शानदार ये टॉपिक है, और है भी बिल्कुल आसान। बात करते हैं चालक पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है? लगभग 0 होता है। मैंने बताया आपको, बिल्कुल जो गैप है 0 होता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब गैप कम है तो इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर मिलता है
उससे संयोजी बैंड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाएंगे। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएंगे, चालन बैंड में पहुंच जाएंगे, जिससे चालकता में क्या हो जाएगी, जिससे चालकता में वृद्धि हो जाएगी एवं प्रतिरोधकता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, धारा का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होगा तो चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोधकता में कमी होती जाती है। अब देखिए गैप चित्र की बात करें तो नॉर्मली आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है। ये आपका हो गया संयोजकता बैंड, ये हो गया आपका चालन बैंड। अब आपको ये बीच का जो गैप है वो आता है डेल्टा Eg। अब फर्स्ट जो पिक्चर बना रहे हैं अपन, किसके लिए बना रहे हैं, चालक के लिए। तो देखो बीच में अपन ने क्या कर दिया, इनको एक दूसरे पर अतिव्यापित कर दिया, बीच का गैप डेल्टा Eg लगभग 0, बस गैप कर दिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये पहला हो गया। दूसरी की बात करते हैं तो देखो गैप हमने ज़्यादा कर दिया। परिभाषा, वे पदार्थ जिनका वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 eV से अधिक होता है, जिससे संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ, चालक बैंड में नहीं पहुँच पाते हैं, को चालक पदार्थ कहलाते हैं। और अगर बहुत अधिक ताप दोगे तो कोई एक आध इलेक्ट्रॉन चला भी जाएगा तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, जिन ताप वो बहुत ही कम होगा। तो जिससे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चाहे कितना भी जोर लगा लो, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। ये इसका एनर्जी बैंड का डायग्राम हो जाएगा और ये मेन चीज़ है। गैप देखिए आप, गैप मेन चीज़ है। अचालक पदार्थ, वे पदार्थ जिनका वर्जित ऊर्जा अंतराल चालक से तो क्या होगा, अधिक होगा, को चालक से कम होता है, बराबर या छोटा 3 eV से होता है, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब 3 eV ध्यान रखो, गैप उसमें ज़्यादा था, इसमें कम है, और चालक में तो है ही नहीं। तो यहाँ पर ये आपका एनर्जी गैप किसका है, C का मतलब यहाँ पे क्या है, करंट से, और V का मतलब क्या है, बैलेंस, संयोजी बैंड, ये चालक बैंड, और फिर से हमने गैप दिखा दिया 3 eV से कम या 3 eV के बराबर। तो ये आपके हो गए अचालक पदार्थ। ओके पर ये बात तो आपको हमेशा याद रखनी होगी, ओके पर अचालक कोचालक होते हैं, लेकिन सामान्य कमरे के ताप पर ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं। इस बात को दिमाग में फिट कर लेना आप, इस पूरे चैप्टर में ये बात काम आने वाली है, बार बार ये बात कही जाएगी। अब कुछ अचालकों के नाम परीक्षा में कई बार पूछ देते हैं, कार्बनिक रूप से, अकार्बनिक रूप से, है ना, तो या फिर आप कह सकते हो यौगिक रूप से, बहुलक के रूप में। पहले बात करें तत्व के रूप में, तत्व के रूप में होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, कोई दिक्कत नहीं है। यौगिक में अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक के अंदर CDS, INP, GAS, CDSE, मतलब 2-2 के मिश्रण रहेगा यहाँ पर, देखो 2-2-2-2, इस तरीके का ध्यान रखना आप, क्योंकि इनऑर्गेनिक है ना, इसलिए। ऑर्गेनिक के लिए कार्बनिक की बात करें, एंथ्रासिन, मादित, थैलोसियानिस, ये देखो याद करने होंगे, और ये एग्जाम में आया हुआ भी था कि 2 कार्बनिक अचालकों के नाम लिखिए, तो आपको नाम बताने पड़ेंगे। तो इसलिए आप इन सभी को दिमाग में सेट कर लीजिए। बहुलक के रूप में सबके आगे पॉली लिखा रहेगा, तो पॉली पाइरोल, पॉली एनिलीन, पॉली थायोपिन। तो बच्चों इस प्रकार से ये अपने क्या हो गए, अचालकों के नाम हो गए। तो आज के इस वीडियो में हमने ऊर्जा बैंड के साथ संयोजी बैंड, यानी जो ऊर्जा बैंड के प्रकार थे, संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल की परिभाषाएं समझी, और समझने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, उनका हमने वर्गीकरण कर दिया, और एक हमने चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया, और साथ में कुछ अचालक पदार्थों के नाम पढ़े। अब हम ये पढ़ेंगे कि अचालक पदार्थों में अगर डोपिंग कर दी जाए, मतलब पंचसंयोजी या त्रिसंयोजी रूप मिला दिया जाए या शुद्ध रूप की बात की जाए, तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। उसके लिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।